गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर एक बार फिर से डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रगणों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे क्लाइमेट के बारे में, जलवायु टॉपिक के बारे में। इसके अंतर्गत 3 क्लास हो चुकी हैं। आज ये 4th नंबर की क्लास है और लास्ट क्लास है इस जलवायु टॉपिक की। तो आप सबसे पहले हेडिंग लिखो, भारत की जलवायु। तो देखो मित्रों, ये मैंने लिख रखा है भारत की जलवायु। और जब भारत की जलवायु के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं और कौन कौन से मानसून है जिनसे भारत में वर्षा होती है। हम बात कर रहे थे मित्रों बंगाल की खाड़ी और अरब सागरीय मानसून के संदर्भ में, या मैं कहूं दक्षिणी पश्चिमी मानसून के संदर्भ में। उसी को आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग लिखोगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब मित्रों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या होता है और किस प्रकार से इससे वर्षा होती है। अभी इसी के अंतर्गत मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूं कि मानसून का विच्छेदन किसको बोलते हैं। मानसून का विच्छेदन, मानसून का विच्छेदन। देखो मित्रों, विच्छेदन का मतलब क्या होता है? विच्छेदन का मतलब होता है अलग होना, टूट जाना। जो तारतम्यता चली आ रही है उसका टूट जाना। तो मानसून का विच्छेदन कहा जाता है कि जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान, या मैं कहूं ग्रीष्म ऋतु के मानसून के दौरान, जब भारत में वर्षा हो रही होती है या मानसून भारत में प्रवेश कर जाता है, या वर्षा होने के बाद में बीच में 2 या 2 से अधिक दिनों के लिए अगर वर्षा नहीं हो तो उसे हम कहते हैं मानसून का विच्छेदन। क्या है? मैं लिखूंगा, यहां पर लिख देता हूं। वर्षा काल में वर्षा प्रारंभ होने के बाद दो या 2 से अधिक दिनों तक वर्षा का नहीं होना क्या कहलाता है? मानसून का विच्छेदन कहलाता है। ये मानसून का विच्छेदन बहुत खतरनाक चीज होती है। एक प्रकार से मैं बताऊं, ये फसल के लिए या रबी की फसल के लिए काफी नुकसानदायक होता है मानसून का विच्छेदन। इसमें क्या होता है कि एकदम वर्षा प्रारंभ हो जाती है, रबी की फसलों की खरीफ की फसलों की बुवाई कर दी जाती है, और खरीफ की फसलों की बुवाई करने के बाद में बीच में 2 या 2 से अधिक दिन यानी 10-15 दिन तक बरसात नहीं होती है, फसल सूखना प्रारंभ हो जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? मानसून का विच्छेदन कहा जाता है। दूसरा होता है मित्रों मानसून का प्रत्यावर्तन। क्या होता है? मानसून का प्रत्यावर्तन। अच्छा, अब देखो मानसून का प्रत्यावर्तन किसे कहते हैं? प्रत्यावर्तन से भावार्थ होता है, प्रत्यावर्तन का अर्थ होता है वापस लौटना। तो मानसून का वापस लौटना कब प्रारंभ होता है तो उसे मानसून का प्रत्यावर्तन कहते हैं। तो मानसून का प्रत्यावर्तन प्रारंभ हो जाता है मध्य सितंबर से, यानी मैं कहूं कि जून से या मध्य जून से वर्षा प्रारंभ होती है भारत में, और मध्य सितंबर से जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी लगभग 4 माह वर्षा होने के बाद में मानसून पुनः सबसे ऊपर से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उधर वाले पार्ट से राजस्थान, वहां से मानसून का वापस लौटना प्रारंभ होता है मध्य सितंबर के बाद में। जब मानसून का वापस लौटना प्रारंभ होता है तो मध्य अक्टूबर तक ये पूरे इधर से वापस लौट जाता है
मैं कहूं उत्तर भारत से, दक्षिण भारत को छोड़ करके, और धीरे धीरे ये नवंबर के फर्स्ट तक संपूर्ण भारत से मानसून वापस लौट जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, मानसून का प्रत्यावर्तन कहते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, मानसून का वापस लौट जाना, लौटना ही क्या कहलाता है, मानसून का प्रत्यावर्तन कहलाता है। अब मित्रों देखना है कि मानसून का प्रत्यावर्तन कब प्रारंभ होता है। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं और एक बार पुनः आपको बता देता हूं, डायग्राम के माध्यम से छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा इंडिया का। जैसे ये बन गया हमारा भारत। अब मित्रों इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, इस प्रकार से मानसून आता है और ये भारत में वर्षा करता है। इसको तो बोलते हैं हम अरब सागरीय मानसून। और इधर से जो आता है इसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी का मानसून। यहां अराकन योमा पहाड़ियां हैं, अराकन योमा। इन अराकन योमा, ये हिमालय पर्वत का विस्तार है, म्यांमार में इसको अराकन योमा कहते हैं। तो ये अराकन योमा पहाड़ियां इस प्रकार से, इनसे टकराने के बाद में मानसून पुनः वापस लौटता है। और कौन सी दिशा से लौटता है, तो ये है पूरब और ये कौन सी है, दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून वापस लौटता है और भारत में प्रवेश करता है। इस प्रकार से यहां तक चला जाता है ये, ठीक है। अब मानसून आता कब है और वापस कब लौट जाता है, तो मानसून यहां से जब वापस लौटता है, देखो थोड़ा डायग्राम बना देता हूं मैं इसको, और यहां पर पहुंचता है सितंबर के माह में। कब जाकर के पहुंचता है, सितंबर माह में जाके पहुंचता है। और यहां से मध्य सितंबर से यहां से वापस लौटना प्रारंभ कर देता है। और वापस लौटना प्रारंभ कर देता है तो यहां से टकराने के बाद वापस लौटता है इस मानसून। और वापस लौटते हुए मानसून से इधर वर्षा नहीं होती, क्योंकि ये क्या है कि जो अपने साथ में मॉइस्चर जलवाष्प ग्रहण करके लाया था, उसको उसने संपूर्ण जलवाष्प को यहां पर डाल दिया, यानी वर्षा के रूप में। और जैसे ही ये वापस लौटता है और यहां से निकलने के बाद में इसका डायरेक्शन इस प्रकार हो जाता है, उत्तर पूर्व से हो जाता है। और यहां पर जाकर के मैं कहूं इस कोरोमंडल तट में जाकर वर्षा करता है। यहां से वापस बंगाल की खाड़ी पड़ती है और बंगाल की खाड़ी से पुनः ये जलवाष्प ग्रहण कर लेता है। और यहां पर तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में, या मैं कहूं कोरोमंडल रायलसीमा तटीय क्षेत्रों में, यहां पे भारी वर्षा होती है। और ये वर्षा जो होती है ये शीत ऋतु के दौरान होती है। और यहां पर आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि शीत ऋतु के दौरान दिसंबर महीने में या नवंबर महीने में यहां पे भारी वर्षा होती है और बाढ़ के हालात उत्पन्न हो जाते हैं, जबकि बाकी राजस्थान में वर्षा नहीं होती। हाँ होती है, इधर उत्तरी पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है। और वो वर्षा किसकी वजह से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण वर्षा होती है। किसकी वजह से होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। तो इसे कहते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन। मैं समझता हूं आपकी समझ में आ चुका होगा। मानसून का वापस लौटना मानसून का प्रत्यावर्तन कहलाता है। और मानसून जब वापस लौटता है तो उससे उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में, या मैं कहूं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में के जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पे वर्षा होती है। तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है, बाढ़ के हालात तक उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये था मानसून का प्रत्यावर्तन, ठीक है। इसके अलावा मैं मानसून का आगमन भी बता देता हूं कि मानसून किस प्रकार से कब कब भारत में प्रवेश करता है। तो मानसून का प्रत्यावर्तन, इसके अलावा मानसून का विच्छेदन, मैं समझता हूं आपकी समझ में आ चुका होगा मित्रों। अब देखिए भाइयों कि मानसून भारत में प्रवेश किस प्रकार से करता है और कौन कौन सी डेट है जब भारत में मानसून प्रवेश करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये बन गया भारत।
अब इसके अंतर्गत देखो मित्रों, भारत जब प्रवेश करता है तो यहां पर ये केरल के तट है, इसके अलावा यहां पे अंडमान निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार, यहां पे लक्षद्वीप पाए जाते हैं। कौन से द्वीप है? ये लक्षद्वीप है। तो यहां पे लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, यहां पर लगभग 1 जून को 1 जून यहां पर भी 1 जून, और लक्षद्वीप में यहां पर भी 1 जून को भारत में प्रवेश कर जाता है मानसून। यहां प्रवेश करने के बाद में लगभग 15 तारीख के आसपास, कितने? 15 जून को, और यहां पर भी इस प्रकार से, तो यहां पर भी 15 जून को मैं कहूं यहां पे मुंबई, इसके अलावा यहां पे कोलकाता, तो कोलकाता के तटीय क्षेत्रों में मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश कर जाता है। और बात करूं कि राजस्थान की, तो इस प्रकार से यहां पे लगभग 1 जुलाई, या राजस्थान में नीचे वाले पार्ट में यहां पर 25 जून तक आ जाता है, इधर 25 जून, और यहां पर 1 जुलाई के आसपास, और ये 15 जुलाई, यानी मैं कहूं कि जुलाई के महीने में 15 जुलाई के आसपास संपूर्ण भारत में मानसून आ जाता है। भारत में एंट्री कब करता है? तो लगभग 1 जून को भारत में अंडमान निकोबार द्वीप, सबसे जो कार निकोबार है वहां पर, इसके अलावा केरल के तटीय क्षेत्रों में और लक्षद्वीप के नीचे वाले जो द्वीप हैं उनमें यहाँ पे 1 जून को दस्तक दे जाता है। मुंबई और कोलकाता में लगभग 15 जून तक यहाँ पे पहुंच जाता है, और गुजरात, राजस्थान के जो तटीय क्षेत्र हैं, नीचे वाले, सॉरी तटीय नहीं, दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर लगभग 25 जून तक मानसून प्रवेश कर जाता है। और पश्चिमी राजस्थान में, और मैं कहूं कि पंजाब, हरियाणा ऊपर लगभग 1 जुलाई, और उसके बाद 15 जुलाई तक राजस्थान में या पूरे भारत में मानसून प्रवेश कर चुका होता है। तो ये तो थी मानसून के आगमन की डेट। और मानसून का प्रत्यावर्तन, तो मानसून का प्रत्यावर्तन प्रारंभ हो जाता है मित्रों। प्रत्यावर्तन कब से होता है? तो मध्य सितंबर से प्रारंभ होता है, यहां पर मध्य अक्टूबर तक आते आते यहां आ जाता है मध्य भारत में, और संपूर्ण भारत से अक्टूबर के लास्ट में, या मैं कहूं नवंबर के फर्स्ट में, संपूर्ण भारत से पूरा मानसून वापस लौट जाता है। तो ये तो थी मानसून से संबंधित बातें। मैं समझता हूं आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अब देख लीजिए नेक्स्ट, आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने हैं कि भारत में जो यहां पे वर्षा होती है, कहां पर? तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में। यह वर्षा किसकी वजह से होती है? तो मैं कहूं वापस लौटते हुए मानसून से होती है। किससे होती है? वापस लौटते हुए मानसून से होती है। और वापस लौटते हुए मानसून से केवल और केवल यहीं पे वर्षा होती है। इसको अपन कौन सा तट बोलते हैं मित्रों? तो इसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोरोमंडल तट पर वर्षा किससे होती है? तो कोरोमंडल तट पर मानसून के वापस लौटने से वर्षा होती है। जबकि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, कौन सा मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहां पे वर्षा नहीं होती, क्योंकि ये मानसून क्या है कि इसके समांतर चला जाता है इस प्रकार से, और समांतर जाने की वजह से यहां पे वर्षा नहीं होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है, और अगर होती भी है तो बहुत कम मात्रा में होती है। यहां पे वर्षा होती है इस मानसून से वापस लौटते समय वर्षा होती है, या मैं कहूं कि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां पर वर्षा नहीं होती है। इससे वापस लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। इसके अलावा मैंने बता दिया कि पश्चिमी राजस्थान में शीत ऋतु के दौरान जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत में लगभग, कहां पर?
भारत में लगभग 80% वर्षा किससे होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। किस मानसून से होती है? लगभग 80% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। इसके अलावा लगभग 25% वर्षा पश्चिमी विक्षोभ, 25% नहीं 25 सेंटीमीटर वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है। लगभग 25 सेंटीमीटर वर्षा किससे होती है? तो मानसून के प्रत्यावर्तन से होती है। मानसून के प्रत्यावर्तन, मानसून के प्रत्यावर्तन से होती है। कितने परसेंट? लगभग परसेंट आ जाता है। 25 सेंटीमीटर वर्षा मानसून के प्रत्यावर्तन से होती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा लगभग किससे होती है? तो मावठ से होती है, या मैं कहूं पश्चिमी विक्षोभों के रूप में होती है। और पूरी वर्षा का लगभग 80% वर्षा किससे होती है? तो 80% वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में होती है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो वर्षा के संदर्भ में याद रखने थे। मैं समझता हूं ये आपकी समझ में आ चुके हैं। इसके अलावा कुछ ऋतुओं के बारे में तो मैं वो भी आपको बता देता। तो ये है भारतीय परंपरा के अनुसार ऋतुओं को द्विमासिक 6 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। किसके अनुसार? भारतीय परंपरा के अनुसार मासिक ऋतुओं को या द्विमासिक ऋतु के आधार पर 6 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है? तो ऋतु है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। कौन कौन सी? बसंत ऋतु, 2 पे ग्रीष्म ऋतु, 3rd पे वर्षा ऋतु, 4th नंबर पे शरद ऋतु, 5 पे हेमंत ऋतु और 6 नंबर पर आ जाएगी कौन सी? शिशिर ऋतु। इसके अलावा भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीना कैसे होता है? तो भारतीय कैलेंडर के अनुसार बसंत ऋतु कौन कौन से महीने में होती है मित्रों? तो चैत्र वैशाख में बसंत ऋतु होती है, और ज्येष्ठ आषाढ़ में कौन सी होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके अलावा वर्षा ऋतु कब होती है? तो श्रावण भादों में वर्षा ऋतु होती है। और शरद ऋतु कब होती है? तो आश्विन और कार्तिक, मैं कहूं आघेन कार्तिक में कौन सी होती है? शरद ऋतु। हेमंत मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत ऋतु होती है। और शिशिर ऋतु होती है माघ और फाल्गुन में। कौन सी ऋतु होती है? शिशिर ऋतु होती है। याद हो जाएगा। बसंत ऋतु कौन कौन से? चैत वैशाख को वसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ को ग्रीष्म ऋतु, और सावन भादों में कौन सी होती है? वर्षा ऋतु। आश्विन कार्तिक में शरद ऋतु, और मार्गशीर्ष पौष में हेमंत ऋतु, और शिशिर ऋतु कब होती है? महाफाल्गुन के अंतर्गत कौन सी ऋतु होती है? तो महाफाल्गुन के अंतर्गत शिशिर ऋतु होती है। इसके अलावा अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महीना, तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीना होता है? तो बसंत ऋतु अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आती है, ये मार्च अप्रैल के अंतर्गत। बसंत ऋतु कब होती है? बसंत ऋतु यानी इनमें क्या है, एक प्रकार से चारों ओर हरियाली हो जाती है, और वृक्षों में या मैं कहूँ पेड़ पौधे वनस्पतियों में नई कोपलें उगना प्रारंभ हो जाती है, एक प्रकार से हरियाली हो जाती है, तो उसको बसंत ऋतु। और बसंत ऋतु कब आती है? मार्च अप्रैल में। ग्रीष्म ऋतु कब होती है मित्रों? तो मई जून में ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके अलावा वर्षा ऋतु तो जुलाई अगस्त में वर्षा ऋतु होती है। और शरद ऋतु कब होती है? तो सितंबर अक्टूबर में। और हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में होती है। और शिशिर ऋतु होती है जनवरी फरवरी के अंतर्गत होती है। तो ये मुख्यतः आपको याद रखनी है। और इनकी भी ज्यादातर जो मान्यता है या जो लोग पॉपुलर हैं, ये उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में इनका थोड़ा सा क्रेज कम हो जाता है, उत्तर भारत में अधिक पाया जाता है। तो ये द्विमासिक के आधार पर ऋतुओं को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? 6 ऋतुओं में। याद रह जाएंगे। सबसे पहले कौन सी है? बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, और सबसे कौन से अंत में हो जाएगी? शिशिर ऋतु। पूर्व की वर्षा होती है, यानी मैं कहूं कि वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले बहुत से तूफान आते हैं, उनको स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उन्होंने मानसून पूर्व की वर्षा हम कह सकते हैं। तो कई होती है, एक होती है काल वैसाखी। क्वेश्चन आ जाता है काल वैसाखी से रिलेटेड, तो काल वैसाखी, इसी को बोलडई चिल्ला कहा जाता है, या इसे हम कहते हैं बारडोली छिड़ा। ये कैसी है? मानसून पूर्व की वर्षा। जब मानसून आता है उससे पहले, यानी जून में जब मानसून आता है उससे पहले मई और जून के प्रारंभ में जो बरसात होती है, तूफानी बरसात होती है, और ये क्या होती है? कई फसलों के लिए लाभदायक होती है। जैसे काल वैसाखी की मैं बात करूं तो ये काल वैसाखी, इसे बारडोली छिड़ा कहा जाता है।
ये काल वैसाखी मित्रों असम में आती है। कहां पर आती है? तो ये आती है असम। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल में, कहां पर? असम व पश्चिमी बंगाल राज्यों में होती है। ये शाम के समय होती है और शाम के समय यहां पर बौछारें आती हैं जो किस किस के लिए लाभदायक होती हैं? तो चावल, जूट, इसके अलावा चाय आदि के लिए लाभदायक होती हैं। तो ये तूफानी खबरें होती हैं, इनसे वर्षा होती है और जो चाय, चावल, जूट आदि फसलों के लिए लाभदायक होती है। और असम और पश्चिमी बंगाल में कब होती है ये? तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान मानसून से पहले होती है। ये भयंकर और विनाशकारी तूफान आते हैं, लेकिन इन फसलों के लिए ये लाभदायक होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? काल वैसाखी, बोरडे चिल्ला या फिर बारडोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक होती है नेक्स्ट फूलों वाली बौछार। कौन सी? फूलों वाली बौछार। ये फूलों वाली जो बौछार होती है मित्रों, ये फूलों वाली बौछार पश्चिमी तट पर होती है। भारत का जो दक्षिणी पश्चिमी तट है, जब मैं कहूं पश्चिमी घाट है, वहां पर वर्षा होती है। और यह मुख्यतः फूलों वाली जो बौछार होती है यह केरल के, कहां पर? केरल व उसके तटवर्ती क्षेत्रों में, तटवर्ती क्षेत्र केरल व केरल के जो आसपास के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, या मैं कहूं जो कहवा उत्पादक क्षेत्र हैं, किसके? कहवा उत्पादक क्षेत्र हैं। इन कहवा उत्पादक क्षेत्रों में यहां पे वर्षा होती है और भयंकर तूफान आते हैं। यहाँ पे बौछारें आती हैं जो कहवा के लिए बहुत लाभदायक होती है। और कहां पर होती है? तो ये केरल और उसके तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। तो जिसको अपन क्या बोलते हैं? फूलों वाली बौछार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक नेक्स्ट होती है आम्र वर्षा। आम्र वर्षा ये क्या है? सब वर्षा पूर्व की पहली वर्षा है, यानी मानसून से जो पहले होती है। राजस्थान में या भारत में जब मानसून प्रवेश करता है उससे पहले जो वर्षा होती है यह आम्र वर्षा होती है। ये भी क्या होती है? मानसून पूर्व की वर्षा होती है। मानसून पूर्व की वर्षा होती है और मानसून पूर्व की वर्षा होती है। और यह है किस किस के? तो मैं कहूं पश्चिमी घाट या फिर केरल, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में होती है। तो केरल, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में होती है। और इससे क्या है कि आम की फसल के लिए लाभदायक होती है या आम को पकाने में मदद करती है। इससे क्या है? इन वर्षा से या इन तूफानी पवनों से वो आम की फसल है क्या जल्दी से पक जाती है, तो आम के लिए लाभदायक होती है। इसे हम आम्र वर्षा या इसे बारडोली छीड़ा भी कहते हैं। क्या? बारडोली छीड़ा, बारडोली छीड़ा भी कहा जाता है। तो ये थी मानसून पूर्व की वर्षा। कौन कौन सी? काल वैसाखी, फूलों वाली बौछार या आम्र वर्षा। तो ये भी इससे रिलेटेड है मानसून से, तो इनको भी आप